राजधानी भोपाल में 11 अगस्त को कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, कानून व्यवस्था, संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीति पर मंथन करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि बैठक में प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मामलों, भविष्य के आंदोलनों की रूपरेखा, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और विपक्ष की भूमिका को और प्रभावी बनाने की रणनीति पर भी विचार विमर्श होगा। वहीं भाजपा इस बैठक को जनहित के मुद्दों से ज्यादा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और नेतृत्व से जुड़े विषयों पर केंद्रित बता रही है। भोपाल में कांग्रेस पीएसी की बैठक, 2028 चुनावी रणनीति पर मंथन, संगठन और आंदोलनों पर चर्चा, दतिया जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित, वरिष्ठ नेताओं की होगी अहम बैठक। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक को पार्टी आगामी चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रही है। कांग्रेस का कहना है कि बैठक में संगठन की रणनीति, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण अभियान और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पार्टी का दावा है कि दतिया उपचुनाव में मिली सफलता के बाद संगठन को और मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में बूथ स्तर से लेकर मतदाता स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और आने वाले चुनावों की तैयारियों को लेकर भी मंथन होगा। वहीं कांग्रेस की इस बैठक को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा का आरोप है कि ये बैठक जनहित के मुद्दों के बजाय कांग्रेस नेताओं के राजनीतिक हितों को साधने के लिए आयोजित की जा रही है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है और पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार ट्रेनिंग और क्या बातें लोगों के बीच में लेके जाना है, भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या खामियां इनको उजागर करना है, ये सब बातें इसमें हो रही हैं। सभी बड़े नेता भी रहेंगे और इस बात की कसावट का मामला है कि जिस तरह से दतिया का चुनाव वेल प्लान तरीके से सेक्टर और क्लस्टर हिसाब से लड़ा गया, एक एक कार्यकर्ता एक एक मतदाता के पास पहुंचे, ये सब चीजें कैसे 28 तक 29 तक रहे, इन सब मामलों में चर्चा होगी और इसलिए स्लीपर सेल पे एक्शन मैं समझता हूँ इस पर भी पीएससी में चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक अपने आप में मजाक बन चुकी है। ये कुछ नेताओं के निजी हित की बैठक हो गई है। कभी किसी गुटबाजी पर चर्चा होती है और कभी किसी नेता के हितों पर बात होती है। इसमें कांग्रेस तो गायब ही है। भोपाल में होने वाली कांग्रेस की पीएसी बैठक को लेकर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस जहां इस बैठक को संगठन को मजबूत करने, आगामी आंदोलनों की रणनीति तय करने और 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रही है, वहीं भाजपा इसके राजनीतिक उद्देश्यों पर सवाल उठा रही है। खास बात यह है कि दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने प्रदेश के सभी विभागों, प्रकोष्ठों और उनकी विभिन्न स्तर की इकाइयों को भंग कर संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है। ऐसे में पीएसी की ये बैठक और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब राजनीतिक गलियारों की नजर इस बात पर टिकी है कि पॉलिटिकल उठक बैठक से संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर कौन से बड़े फैसले निकलते हैं और कांग्रेस आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए किस तरह का रोड मैप तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। IND एजेंडा पॉलिटिकल उठक बैठक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के क्या है मायने? कांग्रेस की बैठक को बीजेपी क्यों बता रही निजी हितों की बैठक?
पीएसी की बैठक को लेकर कांग्रेस के दावों में कितना दम? क्या कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी मिशन 2028 की तैयारी? तो भोपाल में 11 अगस्त को कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी कि पीएससी की एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, कानून व्यवस्था, संगठनात्मक मजबूती और आने वाली रणनीति पर मंथन करेंगे। अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बैठक में प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं पर दर्ज मामलों, भविष्य के आंदोलनों की रूपरेखा, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी कुछ और ही कह रही है। वो कह रही है कि भाई निजी हितों को साधने के लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे आज। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सागर कसेरा जी, मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। सागर जी, आपका भी स्वागत है ND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत है ND24 में। चलिए शुरुआत में संदीप जी आपसे कर लेता हूँ। संदीप जी, अभी जैसा कि मैं देख रहा था, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस जो है पिछले 2.5 साल में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पिछले 2.5 साल में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस असफल रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। विपक्ष की भूमिका तो विपक्ष की तरह ही निभेगी। हाँ, न्यून अधिक हो सकता है, चूंकि एक विस्तार है। भारतीय जनता पार्टी को घेरना आज के समय में अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि उसका इतना विस्तार हो चुका है। और मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के मामले में तो यह है कि उसका अपना इतना विस्तार है और उसको खुद को ही अपने बनाए रखना वो एक चुनौती, उसको विपक्ष से ज़्यादा अपनों से चुनौती है। ये मैंने पहले भी एक चर्चाओं में कहा है। और दतिया चुनाव के बाद ये स्थितियां बनी हैं कि एक उत्साह का वातावरण है। और चूंकि अब 28 में चुनाव हैं, 28 में विधानसभा, लोकसभा सब लगातार हैं, तो उस मोड में पार्टी सशक्त रूप से, और वैसे भी अपने मध्य प्रदेश की राजनीति का पुराना ये रहा है कि 2 पार्टी इलेक्शन होते हैं यहाँ पे। तो उस मायने में भी आप देखें कि यहाँ जो कुछ करना है वो कांग्रेस को ही करना है। और कितना घेराबंदी कर पाती है और कितना वो अपनी रणनीति में कामयाब हो पाती है और कितनी ऊर्जा अपने कार्यकर्ता और संगठन में पैदा कर पाती है आने वाले समय में, तो ये तो दिखेगा। लेकिन हाँ, दतिया चुनाव में की एक जीत ने इनको एक माइलेज दिया है और उससे एक उत्साह का वातावरण पार्टी में आया। नए सिरे से उसकी एक प्रक्रिया शुरू होती दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है। सागर जी के पास जाना चाहूंगा। सागर जी, 2 सवाल रहेंगे मेरे आपसे। पहला तो ये कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये जो बैठक हो रही है, आप कह रहे हैं कि भैया निजी हितों की बैठक है, आपके हिसाब से ये उनके निजी हितों की बैठक है कांग्रेस की। इसका पहली बात तो ये कि इसका आधार क्या है जो आप ये बात कह रहे हैं? और दूसरा, मान लीजिए कि अगर 2028 के चुनावों को देखते हुए और कांग्रेस इस तरह की बैठकें कर रही है, संगठनात्मक मजबूती के लिए कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? करने दीजिए। सागर जी। दिव्यांशु जी, हमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र की यही तो सबसे अच्छी खूबसूरती है। हर व्यक्ति जहां चाहे, जिस मर्जी चाहे, जैसे चाहे बैठक कर ही सकता है। ये तो वैसे भी जंतर मंतर से लगाकर देश के हर जगह पर बैठक करने में माहिर खिलाड़ी। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि कांग्रेस के नेता बैठक में बैठकर अपने व्यक्तिगत फायदे की सूची बनाने वाले हैं। मैं तो ये कहता हूं दिव्यांशु जी की सवाल इससे बहुत बड़ा है। कांग्रेस खुद ही ये कह रही है कि बैठक में नेताओं पर दर्ज मामलों, संगठनात्मक पुनर्गठन, आंदोलनों और 2028 की चुनावी रणनीति पर चर्चा होने जा रही है। इन्होंने खुद बोला, अभी आपकी बाइट में चल रहा था। तो सवाल यह है कि इसमें जनता के रोजमर्रा मुद्दों का ठोस एजेंडा कहां है? जनता की बात कहां है? प्रदेश के 8 करोड़ 9 करोड़ जनता को ये तो फिर ठेंगा दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जनता का सवाल नहीं है तो कांग्रेस यही बताए ना, महंगाई का रोड मैप, रोजगार का प्रस्ताव, किसानों के लिए वैकल्पिक नीति, युवाओं के लिए क्या कार्यक्रम है? आपके पास नीति के नाम पर कुछ नहीं है। नीयत आपकी खोखली है, सबने देख ली है। उसके बाद अगर आप बैठक करने का एक प्रोपेगेंडा करते हैं तो यह तय है कि जिस नेता की क्या भूमिका है, किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, संगठन में कौन रहेगा, आगामी चुनाव में पार्टी की राजनीतिक जमीन कैसे मजबूत की जाएगी, इसी हित के लिए बैठक की जा रही है। तो ये तो निजी हितों की बैठक है। इसीलिए स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनहित की राजनीति में एजेंडा जो है बेसिकली जनता के केंद्र में होना चाहिए, नेता केंद्र में नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तो पूरी राजनीति ही नेता के इर्द गिर्द घूमती है, नेता के क्षेत्र पे घूमती है। तो इसलिए मेरा सीधा सवाल यही है कि कांग्रेस पीएससी की बैठक से पहले तो ये बता दे कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए उसका एजेंडा है क्या? सिर्फ भाजपा का विरोध या कोई सकारात्मक रोड मैप भी आपके पास में है? क्योंकि अभी तक तो आपकी राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोध पर दिखाई देती है। अभी जब हम हर घर तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को लेकर निकलते हैं,
तब उसका विरोध करने अगर कोई दल पूरे देश में खड़ा होता है तो वो कांग्रेस ही होती है। जो तिरंगे का विरोध करते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, तो इनकी पूरी राजनीति इस पर ही टिकी हुई है। इन्हें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके पास एजेंडा क्या है जिसको इस बैठक में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए प्रतिक्रिया लेते हैं जी। डॉक्टर विक्रम, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए कि भाजपा के प्रवक्ता की कितनी रुचि है कि हमारी बैठक में एजेंडा क्या होगा, और इनको थोड़ा राजनीतिक चातुर्य में सिखाने का दुस्साहस करूंगा कि निजी हितों में कोई रुचि नहीं है। सॉरी विक्रम जी, मेरी आपके निजी हितों में कोई रुचि नहीं है। मैंने प्रदेश के 9 करोड़ जनता की बात की है, मेरे उनके हितों में रुचि है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका एजेंडा क्या है ये पूछ रहा है आपसे। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो मेरे भाई। आप घुमा घुमा के जलेबी बनाएंगे, उसकी फैक्ट्री लगाएंगे राहुल जी की तरह, तो फिर बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, सुनो तो भाई यार, ऐसा मत करो। अब इनमें थोड़ी सी भी राजनीतिक बुद्धि होती तो ये यही बात जो है इस तरीके से कहते कि हमने बुद्धि की बातें वो कर रहे हैं जिनके नेता राहुल गांधी जी हैं। अरे यार भाई सुनो यार, देखो ये क्या इतना सागर जी सुन लीजिए असुरक्षित क्यों हो? मनोविज्ञान कहता है कि इतना असुरक्षित व्यक्ति होना, इतना देखो, मैंने जब तुम बोल रहे थे मैंने सुना, इतना असुरक्षा क्यों? मैं वही कह रहा हूं कि यही तो वो एजेंडा है कि 22 साल की सरकार के व्यक्ति कोई असुरक्षा नहीं है, और आपसे तो असुरक्षा होनी नहीं है। तो भैया चुप हो जाओ ना प्रभु। नहीं सागर जी मैं आपके पास फिर से आऊंगा, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आप उनको पूरी बात कर लेने दीजिए। जी विक्रम जी अपनी बात पूरी। मैं इनसे कह रहा था कि ये बार बार ये एक बात कह रहे थे कि इनके पास जो है जनता के लिए एजेंडा क्या है। इनमें थोड़ी राजनीतिक चतुराई ये होती तो ये कहते कि हमने जनता की इतनी सेवा की है कि अब इनके पास जनता के लिए कोई एजेंडा नहीं बचा है, ये अपने ही एजेंडे में उलझे हैं। लेकिन इनको ये पता है, और इन्होंने देखिए किन शब्दों का प्रयोग किया। ये कहा कि इनके पास क्या विकल्प है किसानों के लिए, क्या विकल्प है युवाओं के लिए। मतलब ये अंदर से ये मान चुके हैं और इतने हताश हैं कि इस प्रदेश की 22 साल की सरकार ने ना किसानों के लिए कुछ किया, ना युवाओं के लिए कुछ किया, ना इनके पास शिक्षा नीति है। आपकी जो चिंता है, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको यकीन दिलाता हूं और शपथ लेता हूं कि ये जो आपकी चिंता है मैं निश्चित तौर पे पीएससी तक पहुंचाऊंगा कि पूरी भाजपा की ये चिंता है कि ये अपने लिए बात ना करके प्रदेश की जनता के लिए बात करें, क्योंकि 22 साल की भाजपा की सरकार जो है अब प्रदेश की जनता को कोई एजेंडा देने में सक्षम नहीं है। अब आप देखिए इससे इनकी सरकार का जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है, इनकी भाषा को आप किसी भाषा विज्ञानी या किसी मनोचिकित्सक से उसका परीक्षण करवा लें, उसका यही आशय निकलेगा। तो मैंने यही कहा कि इस बात को ऐसे नहीं वैसे कहते तो थोड़ा अच्छा होता। वही गाना है, अवश्य सुनिएगा। बहरहाल जो हमारा एजेंडा भी यही है जो इनकी चिंता है। हमारा एजेंडा ये है कि बदली हुई परिस्थितियों में हम इस प्रदेश की जनता को कौन सा वैकल्पिक राजनीति दें। देखिए हम ये हमेशा से मानते हैं, महात्मा गांधी कहते थे कि जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं सबसे पहले वो परिवर्तन आप खुद में लेके आइए। तो बात सिर्फ यहाँ सरकार बदलने की नहीं है, सरकार बदलने से कतई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं देखिए बतौर कांग्रेस प्रवक्ता बहुत साहस के साथ कह रहा हूं कि सरकार बदलना संकट का समाधान नहीं है। यदि हमारे पास कोई वैकल्पिक नीति नहीं है, हम किसानों को अलग से राहत या कोई भविष्य नहीं दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश की या प्रदेश की जनता को जो है सरकार बदलने की जहमत में उठानी चाहिए। वही नागनाथ वही सांपनाथ नहीं होना चाहिए। हम होना चाहिए और भाजपा अलग होना चाहिए। यदि आज पूरे प्रदेश की जनता जो है भाजपा से असंतुष्ट है, हताश है, निराश है, तो हमारे पास क्या विजन है, हमारे पास कौन से वो वचन है, वो कौन सी नीतियां हैं जो हम किसानों को, छात्रों को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ की अर्थशास्त्र को, यहाँ की कृषि व्यवस्था को हम क्या दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि जंतर मंतर के आंदोलन ने वो जमीन तैयार कर दी है। अभी तक आप देखिए बहुत आश्चर्य की बात थी दिव्यांशु जी कि इनके पास एक ऐसा टूल हुआ करता था कि पॉलिटिकल विरोधी को ये तत्काल पाकिस्तानी, चाइना के एजेंट, विदेश से फंडिंग ये सब बता देते थे, जनता कहीं बहक भी जाती थी। अब ऐसी इनकी बातें जो है जैन जी ने बता दिया कि चुटकुलों से ज्यादा नहीं है। देखिए मोहन भागवत ने एक बहुत अच्छी बात कही, पता नहीं उनके मुंह से सच कैसे निकल आया कि ये जो जैन जी है वो हमारी पीढ़ी से कहीं अधिक ईमानदार है। और कौन सी पीढ़ी सत्ता में है? मोहन भागवत की पीढ़ी सत्ता में है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये पीढ़ी बेईमान है, वो पीढ़ी ईमानदार हो। जैन जी ने ये दिखा दिया
कि ना तुम अब हमको पाकिस्तान के नाम से डरा पाओगे, ना धर्म के नाम से डरा पाओगे, ना तुम हमारे चरित्र हनन हमको कर पाओगे, ना देशद्रोह के नाम पे हम बैकफुट पे आएंगे। आप जितना हमको जो कहोगे उससे 10 गुना तेज हम गालियां देंगे। तो इसका उदाहरण यह है कि रियाते फिर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ये वीडियो जारी किया कि साहब मुझे तो ठीक था, मेरी माता जी को भी गाली दी। अरे आज वो जनार्दन जो मिश्रा जी हैं रीवा के सांसद, वो बाप तक पहुंच गए। अरे मोदी जी अब वीडियो जारी करो ना कि भाई मेरा सांसद बाप तक पहुंचा है, मैं आज इसी वक्त उसको निष्कासित करता हूं पार्टी को। अब मोदी जी को रोना नहीं आएगा जब कोई दूसरा उनका नेता बाप तक पहुंच रहा है। खुद की मां तक लोग जैन जी पहुंच गई थी तो रो मार रहे थे। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है, ये मैं बहुत ताकत के साथ कह रहा हूं कि 15 साल में कांग्रेस जो है ये भावभूमि तैयार नहीं कर पाई थी, तो जैन जी ने एक झटके में भावभूमि तैयार कर दी है कि अब ना राम के नाम की फसल इस पे लगेगी, ना देश राष्ट्रवाद की, ना किसी की। अब आपके पास बेहतर क्या योजना है, बेहतर क्या विकल्प है? यदि आपके पास वो विकल्प है तो आपकी राजनीतिक फसल लहलहाएगी। अब जो है प्रतीकों की, नारों की, धर्म की और राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं होगी। ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है और जो हमारे पीएससी की बैठक का जो मुख्य एजेंडा है, मुख्य बिंदु है। जी सागर जी आपके पास आ रहा हूँ। संदीप जी, जो बात अभी कही विक्रम जी ने, काफी हिम्मत लगती है इस बात को स्वीकार करने में। वो एक तो उन्होंने वो सांपनाथ और नागनाथ वाली बात कह रहे हैं कि केवल सरकार बदल देने से चीजें नहीं बदल जाएंगी। भाई ऐसा ना हो कि भाई पहले भी चीजें वैसी हैं, सरकार बदल गई उसके बाद भी चीजें नहीं बदल रही हैं। तो ये बड़ी, मतलब मैं इसको कहूंगा कि बल्कि मैं तो इसके लिए आपको साधुवाद दूंगा डॉक्टर विक्रम कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई जो काम आप 15 साल में नहीं कर पाए वो जेन जी ने कर दिखाया। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये बिल्कुल जेन जी का एजेंडा जो एकदम से सामने आया है और ये बहुत समय से चला आ रहा था, लेकिन पहले अपन उसको विषयांतर करते हुए किसी को मतलब फॉरेन से जोड़ रहे थे, कहीं और से जोड़ रहे थे, लेकिन जब वो विस्फोट हुआ तो उसने सभी राजनीतिक दलों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ये चीज़, ये विस्फोट हुआ क्यों। और ये इस मायने पे मुझे लगता है कि इस पे सभी लोग काम कर रहे होंगे क्योंकि आने वाली पूरी पीढ़ी का मामला है। और जैसे उन्होंने कहा है कि सरसंघचालक ने भी इस बात की स्वीकारोक्ति की है, तो उसके भी कुछ मायने हैं। क्योंकि देखिए, अगर अगली जनरेशन जो है हमारी, नेक्स्ट जनरेशन राजनीति में यदि अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं अस्थिरता तो राजनीति में आ जाएगी। राजनीति एक खेल है, निश्चित रूप से राजनीति के खेल में अभी मतलब दोनों छोर से बल्लेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी कमर कस ली है कि वन स्टैम्प बॉलिंग की अब इसने आदत डाल ली है। तो इसने वन स्टैम्प से उसने मतलब दतिया से शुरू किया है। अभी कितना इसमें कितने बॉलर स्पिन और कौन सी गेंद खेल पाते हैं, फेंक पाते हैं और किस तरीके से इसको मैदान में असर दिखेगा। अब आने वाले 28 में अब तो उस मोड में आ ही गए हैं लगभग, ऐसा लगता है। देखिए सागर जी, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही कही संदीप जी ने, और एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया, इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई पहले बात किसानों की होती थी, महिलाओं की, युवाओं की, लेकिन अब युवाओं में भी एक और नया वर्ग आ गया, जेन जी। युवा कौन से? जेन जी युवा, जो एकदम ही नई पीढ़ी है, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स रहेंगे 2028 और 2029 के चुनाव में। तो भाई उनकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये तो उन्होंने भाई साबित कर दिया कि भाई उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अपने अपने तरीके से अब जेन जी को साधने में जुटे हुए हैं। तो सागर जी, क्या लगता है आपको कि जेन जी का साथ मिलेगा? आपको साथ पाएंगे आप? देखिए दिव्यांशु जी, वर्ग चाहे कोई भी हो, किसान, युवा, महिला, गरीब, ये चार ही वर्ग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जातियों के विकल्प में दिए। अब उसके अंदर अगर हम बात कर लें युवा के अंदर जेन जी की या मिलेनियल की, या हम बात करें अल्फा या बीटा की, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी विकास के लिए जानी जाती है। सबका साथ, सबका विकास हमारा नारा है। जेन जी ने अगर भाजपा का काम कर दिया, एक विषय अभी आया, तो कांग्रेस को तो यह समझना चाहिए कि जेन जी किसी पार्टी की जागीर थोड़ी ना है विक्रम जी। आज का युवा सवाल पूछता है, तथ्य देखता है, काम की तुलना करता है और अपनी राय खुद बनाता है। उसे कोई पार्टी ये नहीं बता सकती कि उसे वोट किसको देना है। और अगर कांग्रेस को लगता है कि जेन जी भाजपा के खिलाफ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप इस भ्रम से बहुत ऊपर उठ जाइए। आज भारत का युवा चाहता क्या है? आज चाहता क्या है? आपसे सिर्फ भाषण, आरोप पुराने मुद्दे चाहता है क्या? या रोजगार, स्किल, स्टार्टअप, डिजिटल अवसर और विकसित भारत में अपनी भागीदारी चाहता है। और वो विकसित भारत की भागीदारी, स्किल, अवसर, स्टार्टअप, डिजिटल के माध्यम के अवसर, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार जेन जी को मुहैया करा रही है। जेन जी को राजनीतिक नारों से ज्यादा परफॉर्मेंस समझ में आता है, और परफॉर्मेंस देने वाली गवर्नेंस
पिछले आजादी के बाद से बिल्कुल आज सही तक बात अगर रही कही तो आप। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार रही है। इसलिए कांग्रेस युवाओं को अपने पक्ष में मानने की कतई भूल ना करे। जेनजी किसी के लिए काम नहीं कर रहा। रीवा जेनजी सांसद अपने ने भविष्य कहा के कि लिए फैसला पेट्रोल, करता शुद्ध है पेट्रोल और ये तुम्हारे बाप फैसला के घर लोकतंत्र से की आएगा। असली ये ताकत है। जेनजी ने नहीं और सुना हम होगा। जेनजी के फिर पक्ष जब वो में माँ की याद और दिला जेनजी देती तो देश के तकलीफ पक्ष क्यों होती में, है? जेनजी देश के विरोध में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी जेनजी ने, कांग्रेस की जेनजी ने कहा कि मैं संसद उखाड़ फेंकेंगे, हम भारत को नेपाल बना देंगे, तो वो भारत की जेनजी नहीं है। भारत की जेनजी भारत को बनाने में अपना चुटकुले हो योगदान गए देना चाहती है। आपके। भारत इन की बातों जेनजी से विकसित किसी को भारत फर्क बनाने में नहीं पड़ता योगदान देना है। चाहती है। तभी वो माननीय जो है प्रधानमंत्री जी का मोदी जी की 2047 तत्काल का माता जी संकल्प को याद विक्रम कर जी लेते हैं। देखिए जेनजी यही पर ही तो हरकतें हैं आधारित है। आपकी आप कि और मैं सवाल 2047 आपसे पूछ रहे हैं बनाएंगे और विक्रम आप जी। याद दिला रहे हैं 2047 नेपाल की और का भारत बांग्लादेश की। जेनजी बनाएगी। यही और जेनजी उसी आपकी जेनजी- चालाकी जो है उसी समझ गया है, जेनजी ताड़ गया है, और भाप उसी गया है। जेनजी को अब वो सिंचित आपके करने के लिए इन राष्ट्रपति विचार से ये जो जोड़ने के लिए सतत लुभावने काम जो भाजपा की सरकार कर रही है। क्या और कहते हैं, कांग्रेस की जो ये डर राजनीति दिखाते हो समझती आप भी है लोग, जेनजी। हौवा बनाते हो राष्ट्रवाद के जेनजी नाम आपसे पे, ज्यादा जो बुद्धिशाली है। दुश्मन आपने देश कोट का किया या ना मोहन दुश्मन भागवत जी के बयान एजेंसीज को, का, तो अब वो जेनजी बिल्कुल आपसे ज्यादा आपके बुद्धिशाली है। नारे वो चलने समझती वाले है, नहीं है। वो आपकी समझती हर है, बात से वो आपका दोहरा का चाल जेनजी चरित्र बिल्कुल चेहरा भी असहमत समझती है है। और वो सवाल विक्रम जी पूछ रहा है। बात और करने आपने कीजिए। परफॉर्मेंस आपने की बात भगवान की ना, राम के तो नाम वही तो पर परफॉर्मेंस नहीं आपने मिला, तभी भगवान तो वो राम सड़क के पे आ नाम गया। पर कांग्रेस का ओछा चरित्र भी दिखा दिया। आपने दिखाया अरे कि वो कांग्रेस को कितनी राम आपत्ति को है भगवान राम लूटने के का नाम ओछा से, चरित्र और वो किसने आपने दिखाया? बार किस बार मुंह से दिखाया। अपनी राम का तो नाम ले रहे हो जेनजी ये सागर भी कसेरा समझती जी? है कि आज शर्म जो आनी भव्य चाहिए और राम का दिव्य नाम लेते राम हुए। मंदिर माननीय राम प्रधानमंत्री के नरेंद्र नाम मोदी का जी के चंदा नेतृत्व में कोई 12 जेनजी तो को करो, मिला तुम है, लोग खा गए उसका भाई। संरक्षण भी इसी वहाँ जेनजी को भाजपा करना के है। आदमी तो थे, विश्व कांग्रेस हिंदू जेनजी परिषद को के भ्रमित आदमी करने थे, की राजनीति छोड़ बजरंग दे। दल के लोग सागर थे, जी, आरएसएस के जेनजी लोग सागर जी। देश के थे, ये साथ सब थी, चोर साबित देश हुए। के साथ है और देश के साथ रहेगी। सागर जी भाई ठीक है। देश के देश के विरोध में साथ जेनजी नहीं नहीं हो हो सकता। आप लोग, आप सिर्फ चंदे के साथ हो, चढ़ावे के साथ हो। ठीक है जी ठीक सर। है। देखिए देश के विरोध में कौन खड़ा है वो पूरी वो जेनजी जानती है। कौन वो पूरा एजेंट जेनजी बना समझ है, गया कि कौन उल्लू वो बना रहा है देश कौन के नाम एजेंट पे। बना है चाइना राम का, के वो नाम जेनजी पे किसने जानती है। चंदा काट कौन लिया सब अभी जानते निकोबार हैं। प्रोजेक्ट अब को बिल्कुल नाम मत लो, उसको लटकाने शर्म हटाने रखिए। भटकाने का प्रयास अब भी कर रहा था राम का जेनजी, नाम वो ले भी रहे जानती हो, है। तो कहीं आप वज्रपात तो ना हो डॉक्टर जाए। साहब आप भ्रमित करने का प्रयास छोड़ ही दीजिए, आपसे ना बिल्कुल हो नहीं कर पाएगा। रहे। आप हमने जेनजी नेतृत्व को नहीं दिया भ्रमित था नहीं कर जैन जी को। पाएंगे। जैन जी ने जो है आप 56 भ्रमित इंच का नहीं छोटा कर बंदर पाएंगे कांग्रेस के विक्रम नाम जी। पे नहीं खो जाता। पता कर आप लो कि उसका भ्रमित पता कर ही किसने नहीं दिया था। सकते। उस 56 इंच के छोटे ये बंदर ने भ्रम थोड़ा भी छोड़ देना चाहिए। परफॉर्मेंस किया होता तो जनता उनको ऐसे गाली नहीं 100% दे रही होती। परफॉर्मेंस आप है। तो ये बता दो भाजपा कि ने वो मिश्रा परफॉर्मेंस जी किया जो है। आपके अगर सांसद आप है उन नीट पे के क्या विषय की कार्रवाई बात कर रही करते है हैं, आपकी जेनजी पार्टी? की चिंता थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नीट की विषय की चिंता को भी समझा और सबसे कड़ा कानून उस पर लेकर आया, जेनजी के लिए लागू किया। क्या किया कांग्रेस ने बताइए? सबको आपकी जहां पता है। सरकार है वहां जेनजी के हितों में कौन सा काम कर दिया, जरा ये बता दीजिए। सबको जेनजी पता तो है, आप सबको जेनजी पता को तो है। आप जेनजी प्रदीप को तो जोशी आपने कहाँ से सड़कों पर पैदा बिठाने के हुआ लायक था, छोड़ा है। वो कैसे मध्य भारतीय जनता प्रदेश पार्टी की चयन सरकार आयोग है का अध्यक्ष जो बना, फिर उनकी चिंता छत्तीसगढ़ करती है। पीएससी का अध्यक्ष बना, फिर वो यूपीएससी का अध्यक्ष बना, फिर नीट अभी का भी क्या अध्यक्ष किया बन गया। बताइए ना। प्रदीप जोशी संघ का छत्तीसगढ़ निकला में हुआ अभी आदमी अभी एक अभी साथ राइट नाउ जो इतनी आपके पोर्टफोलियो क्षेत्र के संभाल अंदर रहा जो है, जेनजी की ये चिंता, तो उसमें बहुत ही क्या किया आपने? आश्चर्यजनक बात पेपर है। लीक होने के ये बाद संभव ही नहीं होता है पेपर जो लीक हुआ, भ्रष्ट नहीं फिर होता, उसके बाद वो फिर दलाल पेपर नहीं लीक हुआ, होता। री यदि एग्जाम उसने में फिर लीक हो अरे गया। आपकी अब सीबीआई खुद बताइए, कह रही कि जो ये पर्चे तो सेट आपकी करते हैं सरकार वही का पर्चे मॉडल है। लीक करते हैं। ये आपकी आपकी परफॉर्मेंस सीबीआई है। कह रही, तो वो कौन है वो लोग? वो आरएसएस के लोग हैं जो पर्चे सेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर चीज में विचारधारा अरे की विक्रम राजनीति जी, करनी राजस्थान है। याद कर आपको लीजिए, स्कूल में विचारधारा राजस्थान याद कर घुसेड़नी लीजिए, है। झूठ बोलना आपको बंद ज्ञान, करिए। विज्ञान, राजस्थान इतिहास, याद करिए, संस्कृति से एक कोई ही मतलब पीरियड के नहीं अंदर है। 19 बार किस पेपर लीक हुआ। तरीके से वो प्रियंका गांधी तथाकथित जी बोलती हैं एकात्मवाद हो जो जाता है इतनी पेपर फर्जी लीक, विचारधारा हमारे है, मुख्यमंत्री उसको प्रयास आप कर हर रहे थे जगह लेकिन हो घुसेड़ना जाता है। चाहते हैं। और आप वही लोग देखिए, जो है आपकी चोरी सरकार ने कर रहे कहा हैं, पेपर गलती हो लीक तो हो कर रहे जाता है, हैं। 19 आज 19 बार हो सबको तो हो पता जाता है है। ओम और बिरला अगर की भाजपा में अगर भागीदारी कहीं से भी हुआ बड़े बड़े जो कोचिंग आज अगर नरेंद्र मोदी इंस्टीट्यूट जी के है नेतृत्व में उनके हमने साथ उसकी है, जो पूरी बड़े बड़े जिम्मेदारी कोचिंग स्वीकार करके इंस्टीट्यूट पूरा है तंत्र को वो बदला है। पर्चा लीक सिर्फ करवाते हैं, एक मंत्री अपने ने यहाँ इस्तीफा पर्चे
से नहीं दिया, सेट करते बल्कि हैं। और जो पूरे ओम पूरे बिरला है इकोसिस्टम को राजस्थान चेंज से करने आके का काम माननीय सबको पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ने किया। सरकार तो आप बदलने जेडीसी की दीजिए, ये चिंता सारा छोड़ कच्चा दीजिए चिट्ठा विक्रम बाहर आ जी, जाए। आपसे ना हो पाएगा। प्रदेश की जनता ये जानती है, अरे इसलिए आपके भ्रम की सबको राजनीति पता है चलने किससे वाली हो नहीं है। पाया है। चंदा चुराने वाले लोग हमसे बात कर रहे हैं यार, किस मुंह से राम आप का नाम बताइए, ले रहे हो? किस मुंह से तुम राष्ट्रवाद रामद्रोही का जब नाम चंदे लेते पे हो? बात करे तो हैं? बिल्कुल शोभा हमारे नहीं देता। दादाजी ने 5-5 रामद्रोही जब 10-10 चंदे रुपए पे राम बात श्री करे राम तो की बिल्कुल पूजन शोभा की नहीं थी। तुम देता। लोग खा गए वो पूरा का पूरा इसीलिए ये चढ़ावा। देश जानता शर्म है आनी चाहिए, कि एक आपने आदमी गिरफ्तार नहीं कर पाए। लगातार एक आपने बात राम नाम बताओ, की एक राजनीति को आदमी को लटकाने तुमने भटकाने गिरफ्तार में करके आपने बताया हो लगाया। तो मुझे ठीक है, बताओ। ठीक है, ठीक है। गौरव की राजनीति शर्मा को सिंचित आज जेल किया से छूट और गया, अब आप 60 बात किलो करें सोना चंदे की। निकला, अगर सड़क पे वहां भी मिला, आज तक समस्या तुम्हारी हुई है तो सरकार ठीक है, उसमें सागर जी, निराकरण की भाजपा की विक्रम सरकार जी, करने जा रही है। निकम्मे लोग हो तुम। ठीक है, चलिए, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह उसको है। भी सुधारा जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये ठीक है, संदीप बीजेपी जी, की संदीप गवर्नमेंट जी, है जिसके अंदर ठीक है, गलती हुई ठीक है, तो ठीक है, पकड़ाई भी है। ठीक है, सागर जी, हो गया, चलिए, ठीक है। संदीप जी, ये जो अब वापस से विषय पे आ जाते हैं, बैठक पे आ जाते हैं। अभी तो अपन राम मंदिर, चंदा और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे। बैठक को लेकर के मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि ये
बैठक जो हो रही है, क्या इस समय कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा है या फिर उसके अंदर की जो चीजें चल रही हैं कि अंदर खाने में जिस तरह की चीजें हो रही हैं पहले उनसे निपटना ज्यादा जरूरी है, इसलिए बैठक है? देखिए, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, क्योंकि विपक्ष जब तक सत्ता पक्ष के लीकेजेस को और उसकी कमियों को नहीं उजागर करेगा तो उसका औचित्य नहीं होगा। और रही बात संगठन की, तो उनके जिला स्तर से लेके जो भाजपा का मतलब कैडर वर्क करता है, मैं प्रकारांतर से आप ये समझ लीजिए कि उनको भी बूथ तक पहुंचना है। बिल्कुल। और उसकी तैयारी को लेके वो अपनी मतलब मुझे लगता है ये बैठक इनकी जो हो रही है, और कई अकर्मण्य या निष्क्रिय जो इनके नेता अभी काबिज हैं अपनी पदों पे, उनको शायद रिव्यू करें और इस तरीके का जो भी इनका इंटरनल इसमें बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। तो एक प्रकार से एक चुनौती खड़ी करने की कसावट ही मान सकता हूं मैं इसको। वो कितने इस बात पे कहाँ तक मतलब जो अपन ने कहा कि गुटी संघर्ष को लेके या कोई दल की बात को लेके या शीर्ष नेतृत्व को लेके उसमें किस प्रकार के मैसेज बाहर आता है, ये बैठक के बाद पता चलेगा। और कुछ दिनों में इसका काम भी दिख जाएगा कि मतलब इसका क्या अमल हुआ और इस बैठक के क्या मायने आगे निकले। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बैठक में मंथन होगा, और मंथन में तो भाई अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है, तो अब क्या निकलेगा कुछ ही दिनों में पता चल ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की कमी है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।